तो मित्रों, अप्रैल का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है हमारे लिए ज्योतिष की नजर से। क्योंकि अप्रैल के महीने में लगभग सभी के सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 9 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। आकाश मंडल में बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए, एक परिवर्तन है। और ऐसे में ध्यान जरूर रखना अपना, एक बात को आप समझ लीजिए, जब भी कोई ग्रह किसी अगली राशि में प्रवेश करता है या पिछली राशि से निकलता है, बहुत अधिक घर्षण होता है, बहुत अधिक मूवमेंट होती है। प्लेस चेंज कहते हैं इसको। जैसे हम लोग अपना कोई एक घर छोड़ के किसी दूसरे घर में शिफ्ट होना हो तो कितनी समस्याएं होती हैं। सामान उठाओ, पैकिंग करो, कुछ टूट रहा है, कुछ गुम हो रहा है, कुछ रह रहा है। ऐसा ही होने वाला है। इसलिए लगभग सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और शुभ होंगे या अशुभ होंगे ये तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, परंतु एक बार बहुत अधिक हलचल होगी जीवन में, इस बात को जरूर आपको याद रखना है। एक बार इन सभी ग्रहों के हिलने के कारण लगभग संसार के सभी हिस्सों में, सभी राशियों में परिवर्तन होगा। क्योंकि जो भी ग्रह हिलेगा वो किसी ना किसी राशि का स्वामी तो है। इसलिए आप सब लोग, अप्रैल का महीना है जो बड़ा ही संभल कर रहने वाला महीना है। जो लोग कोई नया कार्य करना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जरूर अपने बुजुर्गों से, अपने से जो तजर्बेकार है उनसे सलाह लेकर करें। और विशेषकर ज्योतिष आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सलाहकार है। क्योंकि ज्योतिष के हाथ में आपकी जब डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आता है तो उससे क्या स्पष्ट होता है? आपका लगन स्पष्ट होता है। उससे क्या नजर आता है? आपकी कुंडली के 12 भावों में ग्रहों की स्थिति नजर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण दशा चार्ट मिलता है, जिसको विंशोत्तरी दशा कहते हैं, कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा है, किसकी अंतरदशा है, किसकी प्रत्यंतर दशा है, किसकी प्राण दशा है और किसकी सूक्ष्म दशा है, कि अगले कुछ क्षणों में क्या हो सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम कुछ भी नया करने जाएं, उसकी जानकारी अगर लेते रहें, शुभ अशुभ समय की जानकारी लेते रहें, तो मैं समझता हूं कि हाउ टू मैनेज द लाइफ, ज्योतिष का जो फायदा है, एस्ट्रोलॉजी का जो मतलब है, वो यही है, हाउ टू मैनेज द लाइफ। कई लोग समझते हैं कि इससे भविष्यवाणियां होंगी, इससे कोई किस्मत का ताला खुल जाएगा, इससे कोई पेमेंट मिल जाएगी रुकी हुई, इससे कोई रुकी हुई शादियां हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे यह होगा कि हाउ टू मैनेज द लाइफ, कि किस प्रकार हमें जब भी किसी नए कार्य को करने के लिए शुरुआत करनी है तो कुंडली का दशम स्थान देखना। दशम स्थान से यह पता चल जाएगा कि हमें किस कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना है, किस नौकरी के लिए, किस काम के लिए, किस कारोबार के लिए। बच्चे को एजुकेशन देनी है, बच्चे को किस लाइन में लेके जाया जाए, उसे किस लाइन में जाकर पढ़ाई करवाई जाए ताकि उसका जो भविष्य है वो बने, वो कुंडली का पंचम भाव बता देता है। हमारे विवाह के विषय में जानकारी दे देता है सप्तम भाव। कुंडली का सप्तम भाव हमारे विवाह के विषय में जानकारी दे देता है कि हमारे आने वाले जीवन साथी के विषय में सारी जानकारी हमें हमारी कुंडली दे देती है। इसलिए ज्योतिष से सलाह लेंगे तो आपको अपने विषय में ही कई प्रकार की जानकारियां मिल जाएंगी जब आप एक एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेंगे।
यहां कुछ परिवर्तन हुआ लगता है आज, इसलिए इस सिस्टम को आप फॉलो करें, आपको समझ आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण शास्त्र है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें छठा भाव जो है वो हमारे रोग के विषय में जानकारी दे देता है, हमारे शत्रुओं के विषय में जानकारी दे देता है। कुंडली का 6th हाउस। यहां पे थोड़ा इंटरनेट के विषय में कोई प्रॉब्लम आई है, मुझे चेक करना पड़ेगा। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी इसको वाईफाई पे किया है मैंने, पहले ये मोबाइल डाटा पे चल रहा था, अभी इसको वाईफाई में किया है। चलिए ठीक है, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छा है। अपनी बात चल रही थी कुंडली के 12 भावों के बारे में। कुंडली का जो छठा भाव होता है 6th हाउस, उसे रोग, शत्रु और कर्जे का घर कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मित्रों का, जो लोग जुड़े हुए हैं। आप सबने लिख दिया कि ऑल क्लियर, धन्यवाद, शुक्रिया। अपनी बात को आगे लेके जाएंगे। कुछ मित्र बीच में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भी डाल रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारा जो ये दिन है, टॉपिक डिस्कस करने का दिन है। आज का दिन कोई कुंडली की डिस्कशन नहीं होने वाली, इसलिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस एक बार डालें या 50 बार डालें। इधर कोई सिस्टम आज नहीं सेटल किया हुआ कुंडली देखने का, क्योंकि एक मित्र हैं, शायद उन्होंने कम से कम 50 बार अपनी कुंडली डाल दी है। तो आज का दिन टॉपिक डिस्कशन का दिन है। आज का दिन कुंडली यहां बैठकर मैं नहीं देख रहा, ठीक है? तो आइए समझते हैं अपने टॉपिक को। धन्यवाद दीपक अरोड़ा तुमने बहुत अच्छे टाइम पे बात कर ली, अभी मैं लाइव में आ गया हूं। ठीक है, धन्यवाद वरुण। नवनीत कालिया ने लिखा वॉइस नहीं आ रही, चेक कर लीजिए भाई, सबको वॉइस आ रही है तो इसको आगे बढ़ाऊं, या फिर हो सकता है अकेले नवनीत की अपने दूसरी तरफ इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो। चेक कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो कुंडली की जानकारी अगर आप मैनेज करने के लिए लेते हैं कि हमने किस पथ पर चलना है, तो ये ज्योतिष आपके लिए बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण विद्या है। इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि कोई लॉटरी लग जाएगी किसी ज्योतिषी के माध्यम से। इस बात को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई आपको रतन पहना दे या रुद्राक्ष पहना दे या पुखराज पहना दे या नीलम पहना दे तो वो कुछ अलग सा आपके जीवन में होगा। इसको भी आपको निकालना पड़ेगा। ये सारी एक कलर थेरेपी होती है, कलर थेरेपी। इस कलर थेरेपी को हम रेमेडीज के तौर पे जब प्रयोग करते हैं तो हमारे शुभ अशुभ ग्रहों के संतुलन होते हैं, संतुलन। हमें कुछ ग्रहों की वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए, वो हमारे कलर्स के माध्यम से होती हैं, हमारे जेमस्टोन के माध्यम से होती हैं। वो हमारे जीवन में धीरे 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 उन्नति का रास्ता खोल देते हैं। और कुछ ग्रहों की वस्तुओं को डोनेट करना चाहिए या उनको अवॉइड कर देना चाहिए।
वो हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को, अड़चनों को, मुश्किलों को दूर करती है। इसलिए इस बात को आप ध्यान से समझें कि ज्योतिष का असली मतलब क्या है, और ये जो ग्रहों की चाल है इसके साथ हमारा जीवन बंधा होता है। ज्योतिष की सलाह जन्म लेते ही बच्चे के लिए शुरू हो जाती है कि वो गंडमूल तो नहीं है, वो मांगलिक तो नहीं है, वो काल सर्प योग में तो उसने जन्म नहीं ले लिया, उसकी कुंडली में ऐसा क्या दोष है कि उसे फिर जन्म लेना पड़ा। ये जन्म मरण का चक्र है, इसको कर्मा थ्योरी कहते हैं। तो ये ज्योतिष की सलाह जो है वो जीवन में मैनेजमेंट ऑफ लाइफ है। मैनेजमेंट ऑफ लाइफ आपके लिए उतनी ही कीमती है जितना आप जीवन में कई चीजों को महत्व देते हैं कि मैंने काम कौन सा करना है, किस कोर्स में जाऊं, किस बिजनेस में जाऊं। ये आपको कुंडली के माध्यम से सारी जानकारियां मिल जाएंगी। नवनीत कालिया जी, आपने अकेले लिख रहे हैं कि वॉइस कट रही है, बाकी सब ने लिखा है कि वॉइस ठीक है, इसीलिए मैं भी इधर थोड़ा रुक जाता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कह रहे हैं वॉइस ठीक है। तो आपके वाले मोबाइल में कोई प्रॉब्लम होगी, आप अपनी जगह स्थान चेंज करके देखें। हो सकता है आप अग्नि कोण में बैठे हों तो आप ईशान कोण में आ जाएं, क्योंकि ये ज्योतिष का कार्यक्रम है। अपने कमरे की दिशा बदल लीजिए, वास्तु हो सकता है वहां पे डिफेक्ट होगा। नरेश गोयल जी राम राम। नीरू शर्मा जी आ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके आने का। आप आए बहार आई। दीपक अरोड़ा जी ने भी लिखा है वॉइस ओके है, रानू जी ने भी लिखा है वॉइस ओके है। तो उनके पर्सनल रूम में इंटरनेट का कोई परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, जो लोग लेट भी आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि अभी शुरू नहीं किया है हमने। अप्रैल के महीने में मेजर ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स होने वाला है, इसे आप समझ लीजिए। 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी आकाशीय घटना है ये। एक ऐसा सिस्टम बनेगा कि सभी ग्रह अपनी अपनी राशि छोड़कर अगली या पिछली राशि में जाने वाले हैं। इनमें कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देंगे, कौन से ग्रह दिक्कत, अड़चन, परेशानी देने वाले हैं, कौन से ग्रह आशीर्वाद देने वाले हैं, इसके विषय में आपको चलते हुए टॉपिक में साथ साथ जानकारी में देता जाऊंगा। सबसे पहले आप ग्रहों की स्थिति समझ लीजिए। जो लोग मेरी तरह विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, बहुत ही शानदार एक परिवर्तन होगा बृहस्पति ग्रह का। गुरु ग्रह कुंभ राशि में है अभी, लेकिन 13 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये बृहस्पति का अपना घर होता है। बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु और मीन। जब भी बृहस्पति धनु राशि में या मीन राशि में आए तो समझ लीजिए संसार का कल्याण करेंगे, संसार को आशीर्वाद देंगे, संसार के लिए शुभता ले आएंगे, क्योंकि बृहस्पति अपने घर में प्रवेश करेंगे। और 13 महीने देव गुरु बृहस्पति एक राशि में, एक भाव में, या एक घर में, या कुंडली के एक खाने में रहते हैं। तो इस हिसाब से लगभग 12.5 साल बाद, अमूमन भाषा में हम कह देते हैं कि 12 साल बाद देव गुरु बृहस्पति अपने घर में आएंगे, मीन राशि में आएंगे। इसका मतलब है कि संसार में जितनी भी परेशानियां हैं, अड़चने हैं, दिक्कतें हैं, टेंशन्स हैं, देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से उनमें काफी फर्क पड़ जाएगा, काफी कमी आएगी। बाकी तो आपकी अपनी अपनी कुंडली में पता होगा। अगर आपकी कुंडली में ही गुरु ग्रह नीच हुए, या आपकी कुंडली में ही गुरु राहु के साथ चंडाल दोष में हुए, या आपकी कुंडली में ही गुरु ग्रह किसी अशुभ भाव में बैठकर खराब हुए, तो उसका असर आप पे पर्सनली कम आ सकता है। लेकिन आकाश मंडल से तो आशीर्वाद बरसने वाला है। 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे बढ़िया ट्रांजिट है ये। उसके बाद
14 अप्रैल को सूर्य महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पे सूर्य उच्च होते हैं। तो सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सूर्य महाराज 14 अप्रैल से 14 मई तक अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। वो भी एक अच्छा योग होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो सरकारी जॉब करना चाहते हैं, जो राजनीति में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क करना चाहते हैं। क्योंकि उच्च का सूर्य सरकार के साथ, प्रशासन के साथ बहुत जल्दी संबंध बना देता है और बहुत जल्दी फायदा भी दे देता है। इसलिए 14 अप्रैल को सूर्य देव जो है वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 14 मई तक 30 डेज सूर्य एक राशि में रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा ही शुभ परिवर्तन होगा सिंह लगन वालों के लिए, विशेष करके क्योंकि सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी होते हैं। उसके बाद नोट कर लीजिए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह 7 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभी मंगल कहां है? जब हम बात कर रहे हैं मकर राशि में। मकर राशि में शनि और मंगल का अंगार दोष चल रहा है, क्योंकि शनि अगर तेल है तो मंगल अग्नि है। मकर राशि में शनि और मंगल के कारण आप अपने आसपास के वातावरण में देखेंगे, एक तो 24 घंटे वो यूक्रेन वाले युद्ध की बातें आती रहती हमारे सामने। उसके अलावा बहुत सारे अग्निकांड हो रहे हैं। भारत के ही कुछ हिस्सों के जंगलों में आग लगी हुई है। कल मैंने वो 2-4 पोस्ट आपको शेयर भी किए थे। और रोज रोज हमें अग्निकांड के कई समाचार मिलते हैं। क्यों हो रहे हैं ये? शनिचर और मंगल एक ही राशि में है, मकर राशि में। इसलिए अग्नि और तेल का एक ही राशि में होना, वैसे तो ये हर साल होता ही रहता है। कई बार अग्निकांड की घटनाएं, एक्सीडेंट की घटनाएं तो होती हैं, लेकिन इस बार इतना बड़ा युद्ध छिड़ चुका है रशिया और यूक्रेन का, वो भी लगभग 36-37 दिन। उसके पीछे अलग कारण है। उसके पीछे राहु ग्रह की दृष्टि है। राहु की दृष्टि शनि और मंगल पर मकर राशि पर पड़ रही है। राहु की जब भी दृष्टि किसी भी भाव पर या किसी भी योग पर पड़ जाए तो उसको दुगना विषैला कर देता है, दुगना। इसलिए इस बार शनि और मंगल के कारण अकेले छोटे छोटे अग्निकांड हम नहीं देख पा रहे। हमने बहुत बड़े एक युद्ध की संभावनाएं भी देखी हैं। रोज उसके विषय में बात होती है कि कहीं ये वर्ल्ड वार ना बन जाए, परमाणु युद्ध ना बन जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज हमारे भारत में रूस के विदेश मंत्री जी पहुंच गए हैं हमारे भारत में। कल हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी से उनकी बात होगी और हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी बात हो। यूरोप के भी आ रहे हैं और शायद ब्रिटेन या अमेरिका के भी आ रहे हैं। 3-4 विदेश मंत्री या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कल मीटिंग है हमारे देश में, भारत में। तो हो सकता है जो देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि जो भारत देश है इसे बृहस्पति का देश कहा जाता है, इसे सनातन धर्म का देश कहा जाता है। तो ये बड़ी संभावनाएं हैं कि बृहस्पति महाराज अपने घर में आ रहे हैं 12 साल बाद, और इतने बड़े युद्ध को रोकने में हम भारत वालों का एक अच्छा हाथ हो सकता है। कल ही इसकी मीटिंग है हमारे विदेश मंत्री के साथ, और हो सकता है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी के साथ भी हो और प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हो। तो ये ग्रहों के जो शुभ परिवर्तन हो रहे हैं उनके लक्षण हैं। जैसे बृहस्पति अपने घर में, सूर्य उच्च। मंगल के विषय में मैं आपको बता रहा था कि जब हम बात कर रहे हैं इस समय तो शनि और मंगल का अंगारक दोष चल रहा है, राहु की दृष्टि के कारण युद्ध भी हो रहा है। लेकिन 7 अप्रैल को, ध्यान से समझ लीजिए, 7 अप्रैल को मंगल और शनि की ये जोड़ी टूट जाएगी। तेल पीछे, अग्नि आगे निकल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मंगल जैसे ही कुंभ राशि में जाएंगे मकर से निकलकर, तो ये जितने भी युद्ध या अग्निकांड या अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिमटती हुई अब नजर आएंगी। इसको आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि मंगल ग्रह
7 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये देव ग्रहों के ग्रुप की बात अभी मैंने की है कि बृहस्पति, सूर्य और मंगल, इनका एक चौथा ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है, इसलिए चंद्रमा की मैं यहां पे डेट नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो तो बदलता ही रहता है। मंगल की डेट मैंने बता दी है, 7 अप्रैल को कुंभ राशि में। मंगल अमूमन 40 से 50 दिन एक राशि में रहते हैं, उसके बाद अगली राशि में प्रवेश कर जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीने एक राशि में रहते हैं और सूर्य देव 30 दिन एक राशि में रहते हैं। ये हो गया अब देव ग्रुप की बात। आइए अब दैत्य ग्रुप की बात करते हैं, जहां पे बुध, शुक्र और शनि, बुध, शुक्र और शनि के ऊपर हमने दृष्टि रखनी है कि कहां पे अब इनका गोचर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर होगा एक शनि ग्रह का। शनि देव 30 वर्ष बाद राशि परिवर्तन करेंगे और वो राशि होगी कुंभ, क्योंकि 12 राशियों में से निकलना होता है शनिदेव को। 2.5 साल निकलते हैं। लगभग 30 साल का ये गोचर होता है जब वो दोबारा कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण यानी कि मोस्ट पावरफुल और मोस्ट फेवरेट राशि में आते हैं। शनिदेव की 2 राशियां हैं, एक मकर और एक कुंभ। मकर का जो साइन है वो मकर ही है, मगरमच्छ है, इसलिए मकर के शनि का हाल तो आप सबने देख ही लिया। लेकिन कुंभ को कलश कहा जाता है, घड़ा कहते हैं हम पंजाबी में, कड़ा। तो घड़े को शुभ माना गया है सनातन धर्म में। अभी जब हम नवरात्रे रखेंगे तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे? कुंभ लेके आएंगे। तो कुंभ में फिर हम गंगा जल डालेंगे, थोड़ा सा कुछ बूंदे इत्र की डालेंगे, दूध डालेंगे, फिर उसके ऊपर घट स्थापना करेंगे, नारियल रखेंगे। तो 2 अप्रैल को नवरात्रे शुरू होंगे। तो कुंभ जो है, घड़ा जो है, उसे शुभ माना गया है, उसे बरकत माना गया है। तो शनिदेव अब बरकत के घर में जाएंगे, समझ लीजिए। कुंभ राशि में शनि 29 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। शनिदेव की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। दोनों में से जो फेवरेट राशि कुंभ है, इसलिए शनिदेव का कुंभ में जाना भी संसार के लिए शुभ होता है। इसे समझ लीजिए। जैसे बृहस्पति अपने घर में आएंगे मीन राशि में, संसार के लिए शुभ। सूर्य अपने उच्च राशि में जाएंगे, संसार के लिए शुभ। मंगल 7 अप्रैल को शनि से अलग हो जाएंगे, युद्ध की संभावनाएं कम हो जाएंगी या समाप्त भी हो जाएगा। ऐसे ही शनिदेव भी कुंभ में प्रवेश करेंगे तो अपनी प्रिय राशि में, अपनी मोस्ट फेवरेबल राशि में जाएंगे तो संसार के लिए शुभ होगा। शनि एक अच्छा संदेश लेके आएंगे। शनिदेव के बाद बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह 8 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का परिवर्तन भी मंगल जैसा ही होता है, बड़ा तेजी तेजी से हो जाता है, 40-40 दिन में। तो बुध ग्रह 8 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और इसके बाद इस ग्रुप का तीसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र महाराज 27 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शुक्र को उच्च कहा जाता है। तो ये उच्च के शुक्र हमें मिलेंगे 27 अप्रैल को। ये भी एक बड़ा ही सुखद अनुभव होगा, क्योंकि शुक्र के साथ हमारा सारा जीवन जुड़ा हुआ है। शुक्र के साथ हमारी लग्जरीज जुड़ी हुई है, जीवन के सुख जुड़े हुए हैं। शादी ब्याह का सुख शुक्र से देखा गया है, घर का सुख शुक्र से देखा गया है, अच्छी गाड़ी का सुख शुक्र से देखा गया है, सुंदर वस्त्र, सुंदर चेहरे, ये सब शुक्र ग्रह से आते हैं। तो अब शुक्र ग्रह भी लगभग 27 अप्रैल को उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। तो ये भी एक शुभ संदेश है। 2 ग्रह जिन्हें छाया ग्रह कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, कथा के अनुसार जिन्होंने अमृत पी लिया था, लेकिन वो राक्षस कुल से थे। स्वर भानु नामक एक राक्षस ने अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। जो सर बन गया था राहु और जो धड़ बन गया था
केतु। तो ये दो छाया ग्रह हैं जो अमृत पी लेने के बावजूद ग्रह मंडल में शामिल भी हो गए, लेकिन मन से वैर, विरोध और शत्रुता नहीं निकाली इन्होंने। इनका काम है बनते हुए कार्य बिगाड़ना, खराबियां पैदा करना। तो राहु और केतु भी अब राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी अप्रैल के महीने में। 12 अप्रैल को राहु महाराज मेष राशि में आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग मेष लगन के होंगे या मेष चंद्र राशि जिनकी होगी, उनके लिए राहु 1.5 वर्ष उसी घर में बैठे रहेंगे, क्योंकि राहु का परिवर्तन होता है 1.5 साल का। केतु ग्रह जो है वो अब आजकल तो वृश्चिक में है, मेरे लगन में घूम रहे हैं, मुझे पता है परेशान करते हैं। 12 अप्रैल को वृश्चिक से निकलकर ये उल्टा चलते हैं, वक्री, पीछे जाएंगे तुला राशि में। तो केतु 1.5 साल के लिए तुला राशि वालों के लिए संघर्ष और परीक्षा की घड़ी है। राहु 1.5 साल के लिए मेष राशि वालों के लिए संघर्ष और परीक्षा की घड़ी है। इन दो ग्रहों को काबू करके उसके बाद हम अपनी अगली कलर थेरेपी या जेम्स थेरेपी में जाते हैं, तो हमारे छोटे छोटे उपाय, हमारे कलर्स या हमारे पहने हुए रतन हमें असर करते हैं। नहीं तो राहु केतु उपायों का भी असर नहीं होने देते, उपायों को भी निष्फल कर देते हैं। महंगे महंगे रतन धारण करने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं लेने देते, क्योंकि राहु और केतु है तो विषैले ग्रह, लेकिन अमृत पीकर ग्रह मंडल में शामिल हो गए। जैसे आप कह सकते हैं कि आजाद उम्मीदवार है, लेकिन वो जीत गया है चुनाव और घुस गया है वो बड़े बड़े लोगों में, समझ गए? तो उसके अंदर बड़े बड़े लोगों के साथ मन में उसके द्वेष की भावना है, खुंदक है। इसलिए मेष और तुला वालों के लिए राहु और केतु का यह परिवर्तन स्ट्रगलफुल रहेगा, 1.5 साल 18 महीने का। तो आपको ये मैंने 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन बता दिया है। इसमें जब शनि महाराज की बात करते हैं, शनि महाराज जब 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो धनु राशि वालों के लिए खुशखबरी आएगी। एक वो ये है कि धनु राशि वालों के साढ़सती के 7.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 7.5 क्या होती है पता है आपको? शनिदेव की न्यायिक प्रक्रिया, एक तरह की अदालत होती है शनिदेव की, जो 7.5 साल परीक्षा लेती है। पहले 2.5 साल बहुत सख्त होती है, दूसरे 2.5 साल जब सर से उतरकर छाती पे आती है तो उसे कहते तो मध्यम है, लेकिन मैंने उसमें भी लोगों को परेशान ही देखा है। तीसरे 2.5 साल जब उतरकर पैरों की तरफ जाती है, कहते तो शुभ है, लेकिन मैंने उसमें भी लोगों के पैरों में जकड़े हुए जाल ही देखे हैं। तो धनु राशि वालों को इस जकड़न से छुटकारा मिल जाएगा। 28 अप्रैल को उनके साढ़सती के 7.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो साढ़सती 3 राशियों पे चलेगी अभी। जैसे ही धनु पर खत्म होगी, मीन राशि वालों पर शुरू हो जाएगी। पहला ढैया किस पे आएगा? मीन राशि वालों पर। दूसरा ढैया किस पे आएगा? कुंभ राशि वालों पर। और तीसरा ढैया अब किस पे आएगा? मकर राशि वालों पर। यह मैं लगन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से कोई कंफ्यूज ना होना, ये चंद्र राशि की बात कर रहा हूं। तो धनु राशि वालों की समाप्ति है 2.5 साल की ढैये की, पूरे 7.5 कंप्लीट हो जाएंगे। मीन की साढ़सती शुरू हो जानी है, उसको पूरे 7.5 साल अब सहनी पड़ेगी। मकर और कुंभ वालों को कुंभ का दूसरा और मकर का तीसरा ढैया रहेगा। ये अब सिंगल ढैया भी होता है, एक तो 7.5 साल की साढ़सती होती है, सिंगल ढैया कर्क राशि पर आएगा और वृश्चिक राशि पे आएगा। जिनकी चंद्र राशि वृश्चिक है, अगर आपके चंद्रमा 4 नंबर में लिखा हुआ है तो आप पे सिंगल ढैया आएगा। अगर आपके चंद्रमा 8 नंबर में लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि पे आएगा।
इस बात में आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि लग्न और चंद्र राशि दोनों डिफरेंट होते हैं। मेरी ज्यादा प्रोडिक्शन हमेशा मैं लगन से ही करता हूं। अभी भी अगर मैं आपको किसी ग्रह के विषय में बताऊंगा तो लगन से ही बताऊंगा, लेकिन जो 7.5 और ढैया होता है वो चंद्र राशि से देखा जाता है। लग्न और राशि में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा। किसी का लगन देव श्रेणी का होता है तो राशि दैत्य श्रेणी की हो सकती है, वो कंफ्यूजन में ही रहते हैं। इसलिए जब मैं प्रेडिक्शन करता हूं मैं लगन से बोलता हूं, लेकिन 60 का एक अपना प्रभाव होता है भाई। 60 जो है वो चंद्र राशि पे आती है। चलिए, एक तो ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए। एक इंफॉर्मेशन और है कि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो आकाश मंडल में काल सर्प योग चल रहा है। काल सर्प योग का मतलब होता है कि सारे ग्रह राहु और केतु के एक तरफ, यानी कि सभी ग्रह वृश्चिक राशि और कन्या राशि के एक तरफ है। हमेशा वृष राशि और वृश्चिक राशि के एक तरफ है। यह काल सर्प दोष टूटेगा 28 अप्रैल को, जब बुध ग्रह वृष राशि से आगे मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, वृष में चले जाएंगे। तो इस समय काल सर्प योग का प्रभाव है। इस काल सर्प योग में जितने बालक बालिकाएं पैदा होते हैं उनकी भी कुंडली को तुरंत देखकर उनके किस ग्रुप का जन्म है, देव या दैत्य, गंडमूल तो नहीं है, काल सर्प योग के इलाज की तरफ ध्यान दे लेना चाहिए। और काल सर्प योग के विषय में मैं आपको बता देता हूं, राहु केतु के कारण बनता है ये। अमावस्या जिस दिन रात्रि समय चंद्र और सूर्य प्रभावहीन होते हैं उस दिन काल सर्प योग की शांति होती है, राहु केतु की शांति होती है, पितृदोषों के उपाय बनाए जाते हैं। तो जैसे संयोग से अभी हम बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल कल है, कल को ही अमावस्या है। जिन लोगों की जन्म पत्रियों में पहले से काल सर्प योग है वो अपने अपने एस्ट्रोलॉजर, अपने अपने गुरु, ब्राह्मण, पंडित जी से बात कर सकते हैं। कल का दिन अमावस्या होने के कारण आज से शुरू हो चुकी है, लेकिन सूर्य उदय कल से हमें मिलने वाला है। तो काल सर्प योग या पितृदोष या राहु केतु के जो श्राप होते हैं उनका भी आप उपाय कर सकते हैं। कल का दिन इतना बढ़िया है 1 तारीख से। और आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि विक्रम संवत 2079 आने वाला है, जिसको भारत का नववर्ष कहते हैं, सनातनियों का नववर्ष कहते हैं। इस नववर्ष का नाम है नल, संवत का नाम है नल, और संवत के राजा होंगे इस बार शनिदेव, क्योंकि शनिवार को शुरू होंगे ये। और संवत के मंत्री होंगे देव गुरु बृहस्पति। और संवत की सवारी भैंसे पे है। और संवत का वास इस बार माली के घर में है, यानी कि खूब बारिश होगी, खूब फसलें लहलहाएंगी। तो राजा जब शनि हो संवत का, मंत्री जब गुरु हो, तो क्या फल निकलेगा। शनि है न्यायाधीश, शनि तटस्थ रहते हैं, इंसाफ का तराजू है। जब भी इंसाफ करते हैं ऊंच नीच नहीं देखते, भेदभाव नहीं देखते। तो ये डिसिप्लिन का ईयर रहेगा, राजा तटस्थ हो जाएगा, और भी स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और भी हार्ड हो जाएगा, और भी ऐसे ऐसे फैसले लेगा कि जिसमें उसका डिसिप्लिन रूप नजर आएगा। और उसके सलाहकार बहुत अच्छे होंगे, देवगुरु बृहस्पति के रूप में होंगे। तो इसका फल संसार के देशों की स्थितियों पे भी आएगा। नल नामक जो संवत है वो बहुत ही क्रिटिकल संवत होता है। उस संवत में भी दुर्भिक्ष फैलते हैं, अकाल पड़ता है, बीमारी आ जाती है। उसके विषय में जब नया टॉपिक बनाएंगे किसी दिन आपको सारा बताऊंगा, राजा कौन है, मंत्री कौन है, किसके घर में वास है, क्या सवारी है। हाँ, भैंसे की सवारी है शनिदेव की इस बार, याद रखें। शनिदेव के अवतार में कई सवारियां आती हैं, भैंसे की सवारी यमराज रूप ही होती है। समझ लीजिए, यमराज भी भैंसे पे ही दिखाए जाते हैं जब भी हम शास्त्रों को पढ़ते हैं।
तो इस बार नल संवत है, शनि राजा है, भैंसे पे सवार होंगे, स्ट्रिक्ट रूल होगा, डिसिप्लिन का रूल होगा, इंसाफ करते समय भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अच्छी सलाह देने वाले देवगुरु बृहस्पति मंत्री होंगे। माली के घर में वास होने के कारण श्रावण माह से बारिश का जो जोर बनेगा वो फसलों के लिए कुछ अच्छा होगा इस बार। नवरात्रे जो हैं वो शुरू हो जाएंगे साथ ही इसी संवत से, लगभग 10 अप्रैल तक नवरात्रे चलेंगे। रामनवमी जो है वो 10 अप्रैल की है। इसी महीने शनि अमावस्या भी आएगी, 30 अप्रैल को होगी, याद रख लीजिए। शनिदेव की अमावस्या बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके साढ़सती चल रही हो, काल सर्प योग हो, शनि की महादशा लंबी हो और परेशान कर रही हो, तो शनि अमावस्या पे भी उनके लिए उपाय किए जाते हैं। 1 मई को सूर्य को ग्रहण भी लगेगा, उसको भी बाद में टॉपिक बनाएंगे जब मई के नजदीक पहुंच जाएंगे। 3 मई को अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाएगी। 9 मई को माता बगलामुखी जी की भी जयंती है। तो जो लोग मां बगलामुखी के उपासक हैं आज के युग में, तो 9 मई आप पहले से ही नोट कर लीजिए, जिसको त्रिजगता नक्षत्र स्तंभिनी कहा जाता है। त्रिजगता नक्षत्र स्तंभिनी। कई बार हम ज्योतिषीय उपाय कर करके नक्षत्रों के उपाय, कुंडली के उपाय, राशि के उपाय, ग्रहों के उपाय करते हैं और लंबी दशाएं काबू नहीं आती। राहु की 18 साल की, शनि की 19 साल की, अगर बृहस्पति नीच हो 16 साल बर्बाद कर देता है इंसान के। तो फिर माता बगलामुखी के पास जाते हैं लोग, क्योंकि वो नक्षत्रों की चाल को भी स्तंभित करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते सही कोई, जिसको कहते हैं ना, उपासक मिल जाए जो मां बगलामुखी का पूजन हवन करवा सके। तो नोट कर लीजिए, ये चीजें नोट करनी बहुत जरूरी है। 9 मई को माता बगलामुखी जी की जयंती है, 3 मई को अक्षय तृतीया है, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है 14 मई को। मैं अप्रैल से आगे मई में चला गया हूं। 14 मई को नरसिंह भगवान की जयंती है। हालांकि बहुत कम लोग, बड़े ही साधक, बड़े ही यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक और प्रकांड ब्राह्मण जानते हैं कि भगवान नरसिंह का जो प्रकट उत्सव है, यहां पे तो जयंती शब्द लिख देते हैं इसमें, 14 मई को, उस दिन हर प्रकार के दोषों का नाश हो सकता है। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से ये वरदान ले लिया था कि न मैं दिन में मरूं, न रात में, न अंदर न बाहर, न तीर से, न तलवार से, न जानवर से, न आदमी से, न इंसान से, न बच्चे से, न औरत से, न ऊपर न नीचे, न जल में, न थल में, न अग्नि में। मतलब उसने ऐसा वरदान ले लिया था कि वो अपने आप को अमर करना चाहता था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा वरदान मेरे वश में तो है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यह बता देता हूं, मैं ये वरदान दे देता हूं कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि की किसी भी वस्तु से, किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया, कहता यही तो मैं कह रहा था, आप ही ने तो दिन बनाया, आप ही ने तो रात, आप ही ने तो प्राणी बनाए, आप ही ने तो जानवर, आप ही ने तो तीर, आप ही ने तो तलवार। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़े, क्योंकि ब्रह्मा जी को बनाने वाले कोई और थे, जिनकी नाभि से स्वयं ब्रह्मा निकले थे, भगवान नारायण विष्णु। तो उन्होंने एक छोटी सी बात रख ली, उसे कहा कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि, उसकी किसी भी वस्तु से तेरी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन नारायण को तो ब्रह्मा ने नहीं बनाया ना। तो फिर नारायण ने नरसिंह का रूप लिया और हर प्रकार के उसके जो वरदान प्राप्त किए हुए थे संसार के ऊपर अत्याचार करने के लिए, उनको समाप्त कर दिया था। 14 मई का दिन है। कई बार हमारी कुंडलियों में ऐसे दोष आते हैं कि अच्छे ग्रह नीच पड़े होते हैं, काल सर्प योग में फंसे होते हैं, लग्नेश रोग स्थान में होता है, भाग्येश मृत्यु स्थान में होता है, धन का स्वामी खर्चे हानि के घर में पड़ा होता है। तो ऐसे में फिर मां बगलामुखी की शरण और नरसिंह भगवान की शरण में जाने वालों को कोई ना कोई राह मिल जाती है। तो मित्रों, ये चीजें आप लोग नोट रखें। नव संवत है,
भारतीयों का नव संवत है। कई लोग अपना क्लोजिंग करके 31 मार्च को अगली जब बुक्स लगाते हैं, तो आप जैसी मर्जी बुक्स लगाएं अपने अपने बिजनेस के हिसाब से। लेकिन एक भेद मैं आपको और बताना चाहता हूं, पुराने बुजुर्गों के समय का ये भेद है कि लाल रंग की चौपड़ी बही खाता, लाल रंग का बही खाता हमारे पुराने बुजुर्ग मुंशी के हाथ में आप जब भी देखेंगे लाल रंग की बही देखेंगे, तो लाल रंग की बही का कमाल होता है क्योंकि उसके अंदर मंगल का प्रभाव है। बिजनेसमैन, व्यापारी, ये जो नवरात्रे हैं ना, इसकी कथा में भी व्यापारी है, तो ये भी आपको नवरात्रों में मैं समझाऊंगा। तो लाल बही अवश्य लगाएं, आधुनिक युग की किताबें भी जरूर लगाएं, लेकिन लाल रंग की बही आपके बहुत काम आने वाली है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च और किया है, क्योंकि हम देव ग्रुप और दैत्य ग्रुप की हमारी कुंडलियां होती हैं, और कंपनी का जो मालिक है, डायरेक्टर है, दुकान का जो मालिक है, अगर वो अपनी कुंडली के अनुसार अगर वो देव ग्रुप का है तो लाल रंग का बही खाता इस्तेमाल करे, और अगर वो दैत्य ग्रुप का है तो गुलाबी रंग का वो बही खाता इस्तेमाल करे। इसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रैक्टिस की है पिछले 10-12 साल, कि जो लोग मेरे पास फैक्ट्रियों के मालिक, दुकानों के मालिक, कंपनीज के डायरेक्टर आते हैं, तो मैं देखता कि भैया इसका तो दैत्य लगन है, वृषभ लगन है, तुला लगन है, मिथुन है, कन्या है, मकर है, कुंभ है, तो इसको लाल रंग की डायरी नहीं सूट करने वाली, क्योंकि शनि का लगन है, बुध का लगन है, शुक्र का लगन है, मंगल से पीड़ित हो जाते हैं ये। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप कहीं से भी ढूंढो किताब बाजार से, पिंक कलर हो आपकी डायरी का। तो जैसे ये थोड़ा थोड़ा मेरे कुर्ते का रंग है, तो दैत्य श्रेणी के लोग जो हैं वो तो गुलाबी रंग की बही खाता लगाए, और जो देव श्रेणी है, मैं खुद भी लेके आया हूं, ये लीजिए, मैं स्वयं हूं वृश्चिक लगन, तो ये लाल रंग की बही कल से शुरू हो जाएगी। इस पे लिखा जाएगा लेन देन, और देखिए इसको जैसे ही खोलेंगे अंदर माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे आपको। ठीक है, पुराने जमाने का ये राज है कि मुंशी जी इसमें जिसका नाम लिख देते थे कि इससे पैसा लेना है, इसको उधार दिया है, इससे पेमेंट लेनी है, उसके ऊपर ब्याज पर ब्याज बनता जाता था। वो बंदा कहीं नहीं जा सकता जिसका लाल चौपड़ी में या गुलाबी चौपड़ी में नाम लिखा गया हो। एक फिल्म है मदर इंडिया, आप देखना, सुखी लाला के पास होती है ये, सुखी लाला के पास, और उस चौपड़ी का कमाल था, आखिर में उसको जो सुनील दत्त जी थे उसको जलाना पड़ा, उसे मारना पड़ा सुखी लाला को, तब खत्म हुआ था हिसाब। नहीं तो वो अकाल में, सूखे में, गर्मी में, सर्दी में चौपड़ी लेके आ जाता था और बोला राधा बहन ब्याज का समय हो गया है। ये वो राज है। तो आप जो लोग संवत पर, नव संवत पर, भारतीयों के नव वर्ष पर बही खाता लगाएं, याद रख लीजिए पिंक कलर की बही उनको सूट करती है जो दैत्य श्रेणी में मालिक होगा कंपनी का, लाल रंग की बही उनको सूट करती है जो देव श्रेणी में होगा। मेष राशि वाले, मेष और वृश्चिक लगन वाले, सिंह लगन वाले, कर्क वाले, धनु वाले, मीन वाले, ये सब देव श्रेणी में आते हैं। और नव संवत पर सभी जितने भारतीय हैं, कोई जात ना देखे, पात ना देखे, धर्म ना देखे, अपनी अपनी छत के ऊपर ध्वजा बदल दीजिएगा, केतु ग्रह उच्च हो जाएगा। और जब केतु ग्रह हम उच्च कर लेते हैं तो सफलता की कई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। इसलिए अपनी अपनी छत पर, विशेषकर अगर थोड़ा वास्तु का सहारा लेना चाहते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूं, दक्षिण और पश्चिम को ऊंचा रखना चाहिए। और यहां दक्षिण और पश्चिम मिलते हैं, जो कॉर्नर बनता है साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको नैऋत्य कोण कहा गया है भारतीय वास्तुकला में, उस कोने के ऊपर आप ऊंचा सा एक डंडा, पाइप
या कुछ भी लगा लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कई लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, लोहे के पाइप में लगा लें, लकड़ी में लगा लें, प्लास्टिक में लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ऊंचाई देनी है। लाल रंग का झंडा नव संवत पर, केसरिया रंग का झंडा, पीले रंग का झंडा, भगवा रंग का झंडा, गेरुआ रंग का झंडा अपनी अपनी छत पर लगा लीजिएगा। वो सबके लिए साझा है, उसमें देव और दैत्य श्रेणी का असर नहीं है। उसमें आकाश मंडल के साथ संपर्क पैदा होता है, उसमें केतु उच्च होता है। तो केतु जब उच्च होगा, केतु, तो जीवन में ऊंचाइयां मिलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस समय में जितना हमने लाइव में बातें की हैं, मैंने आपको ये बता दिया है कि अप्रैल के महीने में मेजर चेंजेस होने हैं। हालांकि कुछ शुभ होने हैं। राहु और केतु का चेंज हमेशा परेशानी भरा ही होता है, वो हमें फिर से दिक्कत और परेशानी में डालेगा ही, उसका भी ध्यान रखना है उपाय के माध्यम से। और जो हमारे लिए शुभ होने वाले हैं, जैसे बृहस्पति शुभ होंगे मीन राशि में, तो जितने भी देव श्रेणी के लोग हैं वो पुखराज धारण कर सकते हैं पीले रंग का। जितने भी दैत्य श्रेणी के लोग हैं, जिनका मकर लगन, कुंभ लगन, कन्या लगन, मिथुन लगन, वृषभ और तुला लगन है, वो नीलम धारण कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज अपनी प्रिय राशि में आ रहे हैं। और 7 अप्रैल को जैसे ही मंगल शनि अलग अलग होंगे, तो ये जितनी भी अग्निकांड, बम कांड, विस्फोट, लड़ाई झगड़े की घटनाएं कुछ समय के लिए थम जाएंगी, युद्ध के भी रुकने की संभावनाएं हो जाएंगी, क्योंकि 7 अप्रैल को अंगारक दोष समाप्त हो रहा है। बीच में कुछ कुछ अशुभ योग भी बनेंगे, जैसे 12 अप्रैल से 14 मई तक राहु, बुध और सूर्य इकट्ठे हो जाएंगे। त्रिदोष कहते हैं इसको, 3 ग्रहों का। क्योंकि राहु जब भी किसी के साथ मिलता है, बुध के साथ मिल जाए तो जड़ दोष होता है, ये पितृदोष बनता है। सूर्य के साथ मिल जाए तो सूर्य ग्रहण दोष होता है। और दोबारा फिर से शनि मंगल मिलेंगे, अंगारक दोष बनेगा 29 अप्रैल को। वो छोटा सा ही होगा, 17 मई तक रहेगा। उसमें ये युद्ध बुद्ध नहीं होगा, छोटी छोटी अग्निकांड जैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसको पूरा कर लेते हैं आप, क्योंकि टाइम देख लो 10 बज गए हैं। ठीक है ना, 1 घंटे का हमारा लाइव रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने गोचर बता दिया है। इस गोचर को आप शेयर करके अपने पास रख लें, दोबारा सुन सकते हैं। 85 लोगों ने लाइक किया है, 194 कमेंट्स हैं, 25 शेयर्स हैं खाली, यानी कि 85 लोग लाइक कर रहे हैं, 25 शेयर हैं खाली। चलिए, 54 मिनट का ये हो चुका है। 60 लोग अभी हमें आपस में हम एक दूसरे को देख रहे हैं। चलिए, अगर आपका कोई जनरल क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी मेरे अंदर अभी थोड़ी बोलने की एनर्जी है और थोड़ा समय भी है, बात आपसे कर लेते हैं। ठीक है, देवेंद्र संधू जी, असीम डोगरा जी, नानक सिंह मान, आप सबका स्वागत है, जो लोग मुझे लाइव में इस समय देख रहे हैं। और बीच में कुछ लोगों के संदेश थे, अब वो पीछे जाएगा तो मैं देख पाऊंगा। शायद बीच में हमारे प्रदीप ढल जी हैं, गीता मंदिर के संचालक सेवक, वो हर बार हमें बड़ा ही आदर भाव से पूरे लुधियाना वासियों को निमंत्रण देते हैं कि 108 देवी माँ की ज्योतें जगाई जाती हैं पहले नवरात्रे पर श्री गीता मंदिर शनि धाम में, पखोवाल रोड पर। उनका मैसेज बीच में मैंने देखा था, क्योंकि वो बड़ी तेजी से ऊपर चला गया था, इसलिए मैं उस समय नहीं पढ़ पाया। एक तो उनका मैसेज आप सब लोग ले सकते हैं, जो लोग लुधियाना में रहते हैं, पहले नवरात्रे पर आप लोग श्री गीता मंदिर में आ सकते हैं। 108 ज्योतियों का वहां पर प्रज्वलन किया जाता है, और वहां पर भी हमारे आदरणीय ब्राह्मण जो हैं, पंडित जी हैं, सारे संवत के विषय में जानकारी दोबारा देते हैं। तो आप सब लोग वहां पे गीता मंदिर में प्रदीप जी की तरफ से आमंत्रित हैं। ठीक है, और किसका मैसेज था बीच में?
श्वेता बेदी जी लिख रहे हैं इतने ग्रह बदल रहे हैं, मेजर इंपैक्ट क्या रहेगा। चैतन्य सोनी लिख रहे हैं वृश्चिक लगन के उपाय भी बता दीजिए। शंकी गौतम लिख रहे हैं मीन राशि है मेरी। विकास भैया जुड़ गए हैं, हमारे भाई हैं छोटे। जय श्री राम। नरेश कौशिक जी नमस्कार। प्रियम वदा मिश्रा, वृष राशि वाले राहु से मुक्त हो पाएंगे 12 अप्रैल के बाद। हाँ बिल्कुल, वृष से निकल जाएंगे राहु और मेष के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शंकी गौतम लिख रहे हैं लगन कैसे पता करें। चलिए, ये आपके जो प्रश्न हैं, आप लोग ना YouTube पे चले जाइए, वहां लिखिए पंडित राजन शर्मा लुधियाना। पंडित राजन शर्मा लुधियाना आप लिखेंगे ना, तो हमारे पुराने कुछ एपिसोड्स पड़े हैं जब टीवी शो चलता था, तो उसमें आपको कैसे लगन पता करना है, कुंडली के किस भाव को लगन कहते हैं, वो आपको मैं सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि ये अलग टॉपिक है। रंजोत जी कह रहे हैं पंडित जी आपने कोई ऐसा फॉर्मेट अगर बना रखा है हमारी कुंडली आपके पास ही रहे, पूरा वर्ष उपाय करने हैं, जो भी कुंडली का ध्यान रखना है आपके सदैव हुए हाथों में हो, उसकी एक फीस या दक्षिणा आप फिक्स कर लें। रंजोत जी, साधु जो है वो चलता रहे अच्छा है, जल जो है वो चलता रहे अच्छा है, मेरी ऐसी आदत है। इसलिए मेरे पास पिछले 12 साल का कोई डाटा नहीं है। लाखों 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 कुंडलियां मैं देख चुका हूं, और कई बार मुझे लगता है जब शहर में मैं निकलता हूं सारे मुझे जानते हैं, सारे, पर मेरे पास डाटा किसी का नहीं है, क्योंकि जिस समय हम शुरू हुए थे उस समय ये सोशल मीडिया था ही नहीं। उस समय खाली सिटी केबल, विन केबल, फास्ट वे था, और टीवी पे कार्यक्रम चलता था। फोन नंबर पे लोग फोन करके अपॉइंटमेंट लेके आ जाते थे और चले जाते थे। ये सारा सिस्टम अब शुरू हुआ है। अब एप्स बननी शुरू हुई हैं कि आप लोग एप्स में अपनी अपनी कुंडली डाल दीजिए, वो एस्ट्रोलॉजर के पास सेव हो जाती है, और फिर वो आप उसके साथ, जैसे आपने कहा कि फिक्स कोई फीस या कोई ईयरली या हाफ ईयरली या 3 महीने की रख के वो शुरू कर लेते हैं लोग, मैं देख रहा हूं। तो आधुनिक समय है, देखेंगे, कुछ प्रयास करेंगे हम भी कि चलते हुए जल की तरह, चलते हुए साधु की तरह हम भी प्रवेश कर जाएं सोशल मीडिया के जमाने में। तो आपकी सलाह बड़ी नेक है, आपके साथ ही सलाह करूंगा, क्योंकि आप तो पूरे विश्व के, पूरे भारतवर्ष के साधुओं, संतों, एस्ट्रोलॉजरों को मिलते भी रहते हैं और अपने चैनल का भी उनको प्लेटफॉर्म देते हैं। धन्यवाद आपका। बीच में प्रशांत जैन जी लिख रहे हैं मेरा वृष लगन है और सिंह राशि है, कैसा रहेगा ये गोचर, कृपा करके बताएं। वृष लगन राहु के कारण बड़ा परेशान था, अब उसमें कुछ राहत मिल जाएगी। बाकी आपकी अपनी कुंडली के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में लगन का स्वामी कैसा है, धन स्थान का स्वामी कैसा है, कारोबार का स्वामी कैसा है, जीवन साथी का स्वामी कैसा है, दशा किसकी चल रही है। तो काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। यहां बैठकर तो हम किसी एक ग्रह के गोचर के विषय में बता सकते हैं कि किस भाव में वो सारी दुनिया के लिए कैसा फल देगा, ठीक है ना। राजन बेदी जी लिख रहे हैं शेयर बाजार में क्या होगा। शेयर बाजार में राजन बेदी जी, मैंने अभी आपको बताया था कि बुध, राहु और सूर्य मिलने हैं। जब भी बुध वक्री होता है, नीच होता है, राहु के साथ मिलता है या सूर्य से अस्त हो जाता है, तो बुध डगमगा जाता है। और शेयर बाजार की सारी स्थिति बुध के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उन तारीखों पे हमें नजर बना के रखनी पड़ेगी जो बुध ग्रह जब अस्त वक्री या राहु के साथ 12 अप्रैल से लेकर 14 मई तक रहेगा, वो थोड़ा शेयर बाजार के डगमगाने का समय है। अनूप गुलाटी लिख रहे हैं माल रोड तो तुहाडे नाल आ 12 साल तो। हाँ बिल्कुल अनूप, आप तो बड़े पुराने मेरे से जुड़े हुए हैं, और अगर आप शेयर करना चाहें अपनी बात संतान वाली, तो आप यहाँ शेयर करें ताकि सारे लोगों को पता चले जो इस समय लाइव में मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा आप अपने राइटिंग में शेयर कर दें, क्योंकि मेरे पास भी लिखा रह जाएगा। अनूप है, हमारे भाई हैं, मित्र हैं, बड़े पुराने जुड़े हुए हैं। इनकी बड़ी ही एक मेजर समस्या थी, हालांकि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं चाहिए,
इनके संतान की एक समस्या थी। लगभग मुझे अब याद नहीं है 6 साल हो गए थे या 9 साल हो गए थे। सभी डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस ने हर प्रकार से इनकार कर दिया था कि आपके घर में ऐसा संतान का सुख नहीं है। तो ज्योतिष की ऐसी कृपा हुई, गौ माता की ऐसी कृपा हुई, गर्भवती गाय की सेवा करने से ही अनूप जी के घर में पुत्र पैदा हुए और आज वो बड़े अच्छे हंसते खेलते हैं, स्कूल में जाते हैं। और अनूप गुलाटी 12 साल से जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो भी इसी लाइव में है। तो गौ माता की कृपा बड़ी ही पावरफुल है, शक्तिशाली है। जिन लोगों को नहीं संतान होती, अपनी कुंडली तो जरूर दिखाएं कि उनमें पंचम भाव जो संतान का घर होता है, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, पंचमेश कैसा है, राहु केतु का प्रभाव तो नहीं है 5वें भाव पे। तो वो कई बार कुछ ऐसे ग्रह योग हो जाते हैं, संतान नहीं हो पाती या होने में देरी होती है। तो ज्योतिष के ग्रहों के अनुसार तो कुछ उपाय होते ही हैं, लेकिन जनरली आपको बता देता हूं, जिन लोगों के कंसीव होने में प्रॉब्लम है, संतान हो नहीं पा रही, निकट गौशाला में जाएं और गौशाला के प्रबंधकों से जो गर्भवती गाय होती है उसकी सेवा ले लें। उसकी दवाई, इंजेक्शंस, उसके लिए चारा, उसके शेड में पंखा लगवा दें, मक्खी ना बैठे उस पे, और उसके चरणों की धूल को टीका लगाना शुरू कर दें। कुंडली के उपायों के साथ साथ गर्भवती गौ माता का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो ये बैठे हुए हैं अनूप गुलाटी जी, कोई छुपी हुई बात नहीं है। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, गौ माता ने उनको आशीर्वाद दिया। तो ऐसे बड़े एक्सपीरियंस है मेरे पास, बहुत सारे हैं। बाकी ये भी नहीं है कि हमेशा ज्योतिषी हर बॉल पे छक्का मारता है, कई बार फेल भी हो जाता है, कई कैलकुलेशंस हमारी भी गलत हो सकती हैं। कई बार आपका बताया हुआ डेट और टाइम असली नहीं होता। अब मेरी मदर ने मुझे बताया कि मेरा जन्म 1:30 बजे हुआ दोपहर को, हो सकता है वो 1:25 पे हुआ हो, 1:20 पे हुआ हो, तो हमारी कैलकुलेशंस फेल भी हो जाती हैं। लेकिन जहां परफेक्ट मिल जाती हैं, ईश्वर की कृपा से कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आता है। तो मैं आप सबको फिर कहूंगा कि ज्योतिष जो हमारा शास्त्र है, वेदों से निकला हुआ शास्त्र है। ज्योतिषम वेदा नाम चक्षु, कि अगर वेदों को जानना है, ज्योतिष चक्षु है, आंखें हैं। इसका प्रयोग बिल्कुल इस प्रकार ना करें कि ये कोई लॉटरी लगवा सकता है। इसका प्रयोग इस प्रकार करें कि ये आपकी लाइफ मैनेज कर सकता है। अब कई लोग विदेश जाना चाहते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं। जब हम देख के कोई दिक्कत, अड़चन, परेशानी बोल देते हैं, तो फिर बाद में बताते हैं, हाँ जी पंडित जी फलां बंदे ने 20 लाख ले लिया, 10 लाख ले लिया, लेकिन दिक्कत आई पड़ी है। तो ये मैनेज करने का रास्ता हम बता सकते हैं आपको कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कई लोग अच्छे कोई कोर्सेज करना चाहते हैं एजुकेशन के साथ संबंधित, पता चलता है कि 10-12 साल डिग्री कर ली, लेकिन बाद में जाके वो काम ही नहीं आया। तो हम उसको रास्ता बता सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ बता सकते हैं। बाकी आपके कर्म की थ्योरी है, हमारी नीयत कैसी है, हम अच्छे लोग हैं या नहीं है। ऐसा ना हो कि सुबह जब भी उठें छत पर जाएं, चिड़ियों के लिए दाना और पानी डालें, और शाम को कोई हाथ आ जाए उसकी गर्दन काटें, तंदूर में सीख पे लगाएं और उसको खा जाएं। ऐसे लोग भी मैं देखता हूं कि सुबह तो तिलक लगाकर मंदिर जाते हैं, शाम को उनका रूप ही बदला होता है। उनके लिए भी नहीं है ये ज्योतिष शास्त्र, उनको भी कोई उपाय, कोई रेमेडीज, कोई जेमस्टोन असर नहीं करते। ध्यान से इन बातों को समझ लीजिए, फिर आप जिस लाइन पे उसी पे चलते जाइए। फिर इसको मत बदनाम कीजिए कि मैंने जी फलां स्टोन पहन लिया, मैंने इतने दान कर दिए, मेरा कुछ नहीं बना। उसका कारण होता है कि गर्मियों में बहुत सारे लोग छत पे जाके चिड़िया को दाना डालते हैं और जल डाल देते हैं कटोरे में कि पंछी पानी पिएंगे। शाम को वही पंछी होते हैं, मुर्गा भी एक पंछी है, मुर्गी पंछी है, चिकन पंछी है,
उस पंछी की मुंडी मरोड़ देते हैं, पंख उखाड़ देते हैं। कभी जाइए किसी कसाई के पास, जिंदा मुर्गी को कैसे अपने काबू करता है गोडे के नीचे और रख के लकड़ी के पट्टे पे उसका गला काट देता है। सुबह चिड़ियों को दाना डालना, शाम को तंदूर लगा देना, तो उनके लिए भी ज्योतिष नहीं है दोस्तों। उनके भी काम जो है, जिस काम में लगे उसी ट्रैक में रहें। तो कर्म हमारे, नियत हमारी और मेहनत हमारी तकदीर बनाती है, याद रख लीजिए। मेहनत कहां करनी है ये आपको कुंडली बता देगी आपकी। कहीं आपकी मेहनत रॉन्ग ट्रैक पे तो नहीं है। मेरे पास वो लोग आते हैं जिन्होंने MBBS कर लिया, मेडिकल कर लिया, लेकिन बाद में बिजनेस कुछ और कर रहे हैं। और जब उनको कुंडली देखकर बताया जाता है कि भैया तेरी तो लोहे का काम करने वाली कुंडली है, शनि ग्रह इधर बोल रहा है, तुम्हारी विद्या तुम कुछ और लेके मेरे पास आ गए हो, तो तुमने जो मेहनत की है वो रास्ता सही नहीं अपनाया, ट्रैक रॉन्ग था आपका। तो ट्रैक सही बताएगी एस्ट्रोलॉजी। मेहनत करनी ही पड़ेगी हर हाल में, नीयत अच्छी रखनी ही पड़ेगी हर हाल में। मेहनत से ही इंसान का भाग्य बनता है, अच्छे कर्मों से ही जीवन में अच्छे विचार आते हैं और संसार में हमें सब कुछ अच्छा मिलता है। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखिएगा। ये ना समझ लेना कि विसाखी बम्पर आ रहा है उसका नंबर पूछ के कोई विसाखी बम्पर डाल ले, इसके लिए ज्योतिष नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लगा रहा हूं। आपके जो कुछ प्रश्न आए हैं मैंने देखे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है जिनको मैं जनरल क्वेश्चंस कह सकूं। वो आप अपनी राशि, अपनी कुंडली पूछ रहे हैं, उसके लिए मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, आप प्रोफेशनल सर्विस मेरे से ले सकते हैं। जाते हुए आपको बता देता हूं 9872065786। बहुत सारे मित्रों की ये शिकायत रहती है कि वो नंबर कॉलिंग पे अटेंड नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। व्हाट्सएप में अपना डेट, टाइम, प्लेस लिखें और शॉर्ट वॉइस मैसेज लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपका क्या प्रश्न है। उसके माध्यम से फिर मैं आपके साथ वार्तालाप शुरू करता हूं, फोन पे बात भी कर लेता हूं कि भाई मैंने आपकी कुंडली देख ली है, अब आप मुझे कॉल कर लीजिए, तब हमारी बातचीत हो जाती है। इसलिए क्योंकि ये कई पंगे में खुद लेता हूं। मैंने आपको ऑफर कर दिया कि जो कश्मीर फाइल्स की 29 तारीख के बाद की टिकट मुझे भेजेगा, मैं उसकी कुंडली देख दूंगा। अब वो हैंग ही हो गया है। वो मैंने तो सोचा चलिए एक सपोर्ट करते हैं कि कश्मीरी ब्राह्मणों के अत्याचार की कहानी है वो सारी दुनिया को बताई जाए, लेकिन मेरे मोबाइल में इतने मैसेजेस आ गए हैं, शायद काउंट नहीं कर पाऊंगा मैं, पर होंगे 600, 700, 800 जिन्होंने अपनी जो टिकट है। अच्छा, मैंने साफ लिखा था कि आज से, यानी कि 29 तारीख के बाद से। पुरानी भी भेज रहे हैं, कोई 17 तारीख को देख के आया, कोई 12 तारीख को, कोई 13 तारीख को। मेरा मकसद कोई कुंडली देखने दिखाने का नहीं था। मेरा मकसद था जो देख चुके हैं उनको तो पता चल गया कि कैसे अत्याचार हुआ, जो नहीं देखने गए उनको बूस्ट करूं। तो कुछ पंगेबाजी मैं खुद ले लेता हूं, खुद ही मेरा मोबाइल भर गया सारा। अब बीच में कुछ लोग लिख देते हैं, पंडित जी मेरा आंसर नहीं किया अभी आपने, मेरा नहीं किया, तो वो इतने भर गए हैं। धीरे धीरे अब जब भी चांस मिलता है 1-2 को रोज मैं आंसर लिख देता हूँ कि तुम्हारी, फिर शॉर्ट लिख देता हूँ कि तुम्हारी कुंडली में ये दोष है, इसका उपाय करा लेना, ये रतन थेरेपी है बस। ठीक है, तो ये कभी कभी होता है ऐसे मेरे साथ। ठीक है, चलिए, फिर भी अगर आप प्रोफेशनल वे से मिलना चाहते हैं तो मेरा आप नंबर नोट रखें, उस पर आप डेट, टाइम, प्लेस लिखें और आपका जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, जो जीवन में आपको परेशान कर रहा है, किसी को पैसे के लिए, किसी को मकान के लिए, किसी को गाड़ी के लिए, किसी को संतान के लिए, किसी का विवाह हो नहीं रहा, किसी का विवाह निभ नहीं रहा, तो वो आप जो मैं आपको नंबर दिया है 9872065786, उसके माध्यम से आप मेरे संपर्क में रहें तो बातचीत चलती रहेगी। ठीक है, इजाजत अब आपसे लेता हूं। गगन जायसवाल जी ने लिख दिया, बहुत बहुत अब आपका आज के लाइव के लिए धन्यवाद जी, शुक्रिया।